नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम एकांकी के तत्वों की विवेचना करेंगे। एकांकी के तत्वों की विवेचना करने से पूर्व हम एकांकी के अर्थ और स्वरूप पर चर्चा करेंगे। एकांकी जैसा नाम से जाहिर है, एक अंकी। इसे एक अंक का नाटक भी कहा जा सकता है। इसमें अंक एक होता है, लेकिन दृश्य अधिक हो सकते हैं। एक घटना, एक प्रसंग का चित्रण होता है। कथा और पात्र भी सीमित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकांकी में घटना, पात्र, प्रसंग, अंक, दृश्य, कथा आदि सीमित होते हैं। रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी नाटकों में एक घटना होती है। यह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि एकांकी में मुख्य कथा ही महत्वपूर्ण होती है, उसके साथ गौण या अप्रधान प्रसंगों की चर्चा आवश्यक नहीं है। नगेंद्र ने कहा कि एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण का चित्र मिलेगा। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि जिस प्रकार उपन्यास विस्तृत कलेवर को लेकर लिखा जाता है और कहानी का कलेवर उपन्यास की तुलना में कम होता है, उसी प्रकार नाटक का विस्तृत कलेवर होता है। एकांकी उसका सीमित कलेवर लेकर लिखी जाती है। हालांकि कुछ विद्वान एकांकी को नाटक का संक्षिप्त रूप मानने पर संशय करते हैं या सहमत नहीं है इस विचार से। एकांकी के लिए आवश्यक तत्वों की चर्चा करते हुए सद्गुरु शरण अवस्थी ने कहा कि एकांकी में सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह तथा निर्देशन में चातुर्य आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि वे कहते हैं कि लक्ष्य सुनिश्चित और सुकल्पित होना चाहिए। घटना, परिस्थिति या समस्या एक ही होनी चाहिए और एकांकी की कथा में वेग संपन्न प्रवाह होना चाहिए। उसके साथ साथ निर्देशन में भी चातुरी परम आवश्यक है। इसके साथ साथ सद्गुरु शरण अवस्थी एकांकी के लिए अवांछनीय तत्वों की भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्णन बाहुल्य, चरित्र विकास के लंबे प्रयोग और उलझी कल्पनाएं अवांछनीय हैं। उनके अनुसार एकांकी में संवाद या कथोपकथन लंबे नहीं होने चाहिए, दृश्य ज़्यादा नहीं होने चाहिए, विषयों से भटकाव ना हो, साथ ही वर्णन बहुलता नहीं होनी चाहिए, चरित्र विकास के भी लंबे प्रयोग नहीं होने चाहिए और उसके साथ ही कल्पनाएं उलझी हुई ना हो। इसी आधार पर एकांकी के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना करते हुए रामकुमार वर्मा ने कहा कि एकांकी में स्वाभाविकता और जीवन से निकटता बरकरार रखने के लिए संकलन त्रय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह संकलन त्रय देश, काल और परिस्थिति की एकता है। उपेंद्र नाथ अश्क के अनुसार एकांकी का पहला तत्व उसका छोटा कैनवस है। तात्पर्य यह है कि एकांकी का फलक छोटा होता है। एकांकी के लिए अनिवार्य तत्व की बात करते हुए उपेंद्र नाथ अश्क कहते हैं कि एकांकी के लिए अनिवार्य तत्व आकार और समय की लघुता, अभिनयशीलता और रंग संकेतों की स्पष्टता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा कहे गए वक्तव्यों के आधार पर एकांकी के मुख्य तत्व कथावस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनयता और रंगमंच आदि हैं। हालांकि कथावस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य और संकलन त्रय उपन्यास, कहानी आदि में भी जरूरी है। एकांकी और नाटक के लिए अभिनेता, रंगमंच ही महत्वपूर्ण तत्व है। एकांकी में कथा वस्तु या विषय वस्तु में अवस्थाएं, प्रारंभ, नाटकीयता, द्वंद्व, चरम सीमा और परिणति की अवस्थाएं होनी चाहिए।
अर्थात कथा वस्तु का क्रमिक विस्तार होना चाहिए। कथा वस्तु के साथ साथ एकांकी के जिस विषयों को लेकर एकांकी लिखा जाए वे विषय इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि किसी भी क्षेत्र से लिए जा सकते हैं। इसके साथ कथा वस्तु में के लिए आवश्यक तत्वों में एक घटना होनी चाहिए, रोचकता बनी रहनी चाहिए, देखने वाले दर्शक के मन में रुचि बनी रहे, वही कथा वस्तु उचित मानी गई है। उसके साथ कौतूहल हो, कथा वस्तु में अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया जाना चाहिए, कथा गतिशीलता से युक्त होनी चाहिए, ठहरी हुई कथा नहीं हो, और सबसे आवश्यक तत्व कथा वस्तु का आकार लघु होना चाहिए। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि कथा वस्तु के लिए अनावश्यक तत्व क्या है एकांकी में। तो एकांकी में सहायक या अवान्तर कथा का अभाव होना चाहिए। एकांकी के लिए दूसरे महत्वपूर्ण तत्वों में पात्र या चरित्र आते हैं। पात्र कथा को गति देने वाले और लेखक की विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं। पात्र स्वाभाविक होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए और जीवंत होने चाहिए। पात्र कथा के अनुसार हो, पात्र संख्या सीमित होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक आधार पर पात्रों का चित्रण किया जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि एकांकी के पात्र स्वाभाविक हों, वह कपोल कल्पित ना हों, वो यथार्थ के हों अर्थात सत्य के ज़्यादा नज़दीक हों, वो जीवन से जुड़े हुए लगने चाहिए, वो जीवंत पात्र होने चाहिए। और कथा के अनुसार पात्रों की संख्या भी और पात्रों की स्थिति भी कथा के अनुसार ही होनी चाहिए। प्राचीन काल में उच्च कुल के नायक, धीरोदात्त आदि गुणयुक्त व्यक्तियों को नायक बनाकर नाटक आदि लिखे जाते थे। अब सामान्य जन, किसान, मजदूर आदि भी एकांकी या नाटक के नायक हो सकते हैं और होते हैं। एकांकी का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व संवाद या कथोपकथन है। संवाद या कथोपकथन एकांकी का प्राण है। किसी भी एकांकी या नाटक के लिए संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, संवाद सरल होने चाहिए, रोचक होने चाहिए और संवाद उद्देश्यपूर्ण हो, सौद्देश्य होने चाहिए। निरुद्देश्य संवाद एकांकी के लिए घातक है। साथ ही संवाद स्वाभाविक हो, पात्रानुकूल हो, प्रसंगानुसार हो और पात्रों के विकास में सहायक होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि एकांकी के लिए संवाद जो हैं उनमें संक्षिप्तता, स्वाभाविकता आदि सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। संवाद केवल लेखक के विचार को बल देने वाले नहीं होने चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि संवाद प्रसंगानुसार हो, पात्रानुकूल हो, वो केवल लेखक के मनोभावों को बल देने वाले, उनके मनोभावों का चित्रण करने वाले ही नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही संवाद गंभीर दार्शनिक विषय युक्त नहीं होने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर दार्शनिकता के अतिरेक का आरोप लगाया गया था। इसी कारण यह माना जाता है कि गंभीर दार्शनिक विषय से संबंधित संवाद कथा को बोझिल बनाते हैं, पाठकों के तादात्म्य को दूर करते हैं, उनकी रसानुभूति को में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। संवाद के साथ साथ एकांकी में भाषा शैली भी महत्वपूर्ण होती है। भाषा सहज होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, पात्रानुकूल होनी चाहिए। भाषा जिस देश काल की पात्र हैं उसी के अनुसार भाषा होनी चाहिए। जिस परिवेश का चित्रण किया गया है भाषा भी उसी परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा विचार अभिव्यक्ति करने वाली होनी चाहिए। साथ साथ भाषा रसानुभूति में सहायक होनी चाहिए, बाधक नहीं। भाषा का आधार कथा को गति देना, साथ ही पात्रों के स्वभाव को प्रकट करना है, न कि ज्ञान प्रदर्शन करना। इसके साथ साथ एकांकी के उद्देश्य भी होने चाहिए। किसी न किसी सामाजिक उद्देश्य को लेकर एकांकी लिखा जाए तो एकांकी महान सिद्ध होता है। कालजयी प्रवृत्ति को लेकर लिखा जाना चाहिए। अपने समय से आगे की सोच को आधार बनाकर लिखा जाने वाला एकांकी श्रेष्ठ एकांकी माना जाता है।
इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि उद्देश्य कहने की बजाय उद्देश्यों का संकेत दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकांकीकार, एकांकी का लेखक स्वयं एकांकी में अपना उद्देश्य कहकर बताए। इसके साथ ही उद्देश्य के अनुसार ही उसे उस कथा वस्तु की रचना करनी चाहिए। एकांकी में संकलन त्रय पर विशेष जोर दिया जाता है। यह संकलन त्रय देश, काल और परिस्थिति की एकता है, जिसे कार्य, काल और स्थान की एकता भी कहा जा सकता है। अर्थात पात्रों का चयन, कथा वस्तु का चयन, भाषा का चयन आदि सभी में इस संकलन त्रय पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। यहाँ तक कि रंगमंच में भी संकलन त्रय की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस समय का वर्णन किया जाए, जिस स्थान का वर्णन किया जाए और जिस परिस्थिति का वर्णन किया जाए, उन तीनों में तादात्म्य होना, स्थापित होना जरूरी है। इसी के अनुरूप पात्रों की वेशभूषा भी निर्धारित होती है। संकलन त्रय में एक कार्य एक ही समय में एक ही स्थान पर होना चाहिए। संकलन त्रय के साथ साथ एकांकी के तत्वों में अभिनयता या रंगमंचीयता भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अभिनयता या रंगमंचीयता के अंतर्गत एकांकीकार को रंग संकेत देने चाहिए। उसे अपनी एकांकी में दृश्य संकेत भी देने चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था, पात्रों की वेशभूषा और सफलता अभिनय पर निर्भर। किसी भी एकांकी की सफलता उसके श्रेष्ठ अभिनय पर निर्भर होती है, और एकांकी और नाटक लिखे भी अभिनय के लिए ही जाते हैं। इसीलिए अभिनेता और रंगमंचीयता एकांकी का प्राण है, और रंगमंच के अनुसार ही एकांकी को लिखा जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं, मोहन राकेश ने जो नाटक लिखे थे उनमें रंग संकेतों की शुरुआत की थी। यहाँ तक कि उन्होंने आषाढ़ का एक दिन में प्रतीकात्मकता को भी प्रयुक्त किया, और वही एकांकी या नाटक श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है जिसका लेखन भी रंगमंच को ध्यान में रखकर किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकांकी में कथा वस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, रंगमंचीयता आदि महत्वपूर्ण तत्व है। धन्यवाद।